हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर के 2022 से लेकर 2023 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन हम कर चुके हैं। अगर केमिस्ट्री के कंटेंट पोर्शन में कोई मुझे और वीडियो कुछ टॉपिक दिखेंगे जो मैं ला सकता हूं तो मैं आपको लाऊंगा और आपके प्लेलिस्ट में वो ऐड हो जाएंगे। और अब हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर। तो दोस्तों, पहली जो मेरी प्राथमिकता होगी कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है जो 2022 से सारे पेपर, 2022 के 2 पेपर, 2021 के 2 पेपर, 2020 के 2 पेपर, 19 का 18 तक। तो मैं आपके पेपर से पहले या 20 तारीख से पहले मैं आपके वो पेपर 2022 के 2 पेपर होंगे, 2021 के 2, 2020 के 2, 6 पेपर ये हो गए, और एक 2019 का 7 और एक 2018 का 8। ये 8 पेपर मैं आपके 21 तारीख से पहले ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये जो पेपर होंगे ट्रेंड वही फॉलो होता है जो लेटेस्ट चला होता है। तो ये अगर आपके पेपर सॉल्व आप ढंग से कर लेते हैं, 2 बार इनको रिवीजन कर लेते हैं हर पेपर का, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके 20 से नीचे भी नंबर आएंगे। अगर आप इन्हीं पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं, 25 से 20 तक आपके नंबर आ जाएंगे 30 में से। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आगे जब बढ़ने से पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेव कैसी वेव है? ठीक है, वाटर वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, नहीं नेदर, और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वाटर वेव होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। अभी भी आप देखोगे, अभी इस पेपर में आप देख रहे हो, अगले पेपर में भी आपको दिखेगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, वाटर वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव। और मैं आपको एक और एडिशन इसके साथ ही बता दूं कि आपको याद हो जाए, जो आपकी साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जो साउंड वेव होती है वो आपकी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और जो वाटर वेव होती है ये क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। इसे दिमाग में बिठा दीजिए या एक कॉपी ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए अपने पास जो मैं बोल रहा हूँ। फाइंड देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है वाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ। तो वाट आवर जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है। दोस्तों, किसकी यूनिट है? किलो वाट आवर या वॉट आवर। ठीक है, ये सब किसकी यूनिट है? दोस्तों, एनर्जी की यूनिट है। तो ये आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो क्या है पैरेलल होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/r, ठीक है, 1/r डैश 1/r1 1/r2 ये फार्मूला होता है। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो डिवाइड में लगेंगे पैरेलल में, ठीक है। और जो सीरीज में होता है वो क्या होता है? r डैश r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब वो सीधे सम होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा रेजिस्टेंस में कि ये वाला तो है, ये पैरेलल है, ये देखो पैरेलल है एक दूसरे के। तो इनको इस पे क्या फार्मूला लगाओगे? पहले आप इस पे क्या फार्मूला लगाओगे? 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा 2 और 2/2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अगर आप 1/1 है, ठीक है, तो अगर आप इसको उल्टा भी करोगे तब भी ये 1 ही रहेगा। तो मतलब आपका आर आ गया 1। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? अब ये इस तरीके का हो गया, जो आपका रेजिस्टेंस बन गया वो इस तरीके का बन गया। इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम, और जो ये वाला 3 ओम, तो वो 3 ओम ही रहेगा इधर, 3 ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आपने इसका पैरेलल वाले का निकाला तो ये आ गया 1 ओम। ठीक है, जो पैरेलल वाले का आपने निकाला ये आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, और इसको हमने अब क्या कर दिया? इस तरह से कर दिया 1 ओम हमने लिख दिया इसका आंसर। और आगे जो ये 3 ओम जैसा था वैसे 3 ओम लिख दिया। अब सीरीज में मैंने क्या बोला था फार्मूला? r डैश इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो r1 इसमें 1 ओम है, r2 इसमें 3 है, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ओम। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। पहले कुछ नहीं करना है, पहले पैरेलल वालों को आपको सॉल्व करना है। और पैरेलल वाले का फार्मूला क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, और जब यहाँ से जब आपकी r की वैल्यू निकाल लोगे आप, जब आपकी r की वैल्यू इसको ऊपर करके निकाल लोगे आप r की वैल्यू, तो ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बना दोगे। जो r की वैल्यू आएगी, जैसे 1 ओम हमारी इस क्वेश्चन में आई तो 1 ओम, और यहाँ 3 ओम है पहले से, तो 3 ओम। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे? सीरीज में हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो सीरीज वालों का फॉर्मूला आपको पता है r1 प्लस r2। इस तरीके से तो आ जाएगा
3 ओम प्लस 1 ओम, 3 ओम प्लस 1 ओम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ओम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये दोस्तों वाट आवर वाला, वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसकी है, एनर्जी की है। और किलो वाट आवर किसकी है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁴। अगर आप इसको जूल में करते हैं, जूल में, तो ये हो जाती है 3 × 10⁻⁶। देखो जो 1 वाट इज मेंटेन्ड फॉर 1 आवर दैट इज इक्वल टू 36,600 जूल्स। ये ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्टी टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, क्यों होती है डिफ़िकल्टी हमारे को आइस पे चलने के लिए। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है कि क्या होता है, फ्रिक्शन लो होता है। आपको पता है कि आइस क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है। आइस क्या होती है, जो आइस होती है आपकी दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि जो आइस होती है आपकी वो क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन, उसमें घर्षण नहीं होता। आइस पे आप जब चलते हैं तो आप फिसल जाते हैं। फिसलते क्यों है, क्योंकि क्या है, आपके जो जूते होते हैं वो उनको क्या है, छोटे छोटे खुदरे भाग नहीं मिलते, जैसे आपके छोटे छोटे खुदरे भाग नहीं मिलते जिसमें वो क्या है सही से ग्रिप बना सके, और इसलिए क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन क्या होता है, लो होता है। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन इज लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच्ड है। लोकोमीटर दोस्तों मिल्क का से रिलेटेड है, बोरोमीटर भी प्रेशर से रिलेटेड है दोस्तों, थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, और कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये एनर्जी से है, किलो जूल। तो ये आपका क्या है, गलत होगा। लोकोमीटर मिल्क से, बैरोमीटर प्रेशर से, थर्मोमीटर टेम्परेचर से। तो अपने पास ये नोट कर लीजिएगा। ये होता है हीट फ्लो से, कैलोरी जो ये कैलोरीमीटर होता है ये हीट फ्लो से होता है दोस्तों, ठीक है, रिलेटेड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, तो वैक्यूम ऑफ साउंड वैक्यूम में जीरो होती है दोस्तों। क्या होती है, ZERO, जीरो। क्योंकि वैक्यूम में देखना, आपने वो बचपन में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें क्या है, हम एक गिलास, एक बोतल टाइप से लेते थे, ठीक है, और उसमें क्या करते थे, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते थे, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर देते थे, और तब बोलने की कोशिश करते थे उससे, तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। कुछ इस तरह का उस तरह का एक्सपेरिमेंट था वो, जिसमें अभी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, परंतु वो एक्सपेरिमेंट इसी का था कि उसमें क्या करते थे कि वैक्यूम क्रिएट कर देते थे और हमें आरे परे सुनाई नहीं देता था। तो वहाँ से हम प्रूव करते थे कि ये क्या है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। 6th-7th का एक्सपेरिमेंट है दोस्तों ये। आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज जीरो दोस्तों, 0 मीटर पर सेकंड, जीरो होती है वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, हैंस द स्पीड ऑफ द साउंड जीरो इन वैक्यूम, ठीक है दोस्तों। अब आ जाता हमारा क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। देखो अगर पेंडुलम है कोई, वो ऑक्सीलेट हो रहा है 14 टाइम, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय इन टोटल टाइम, तो टाइम, तो ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितनी है, 40 है, टाइम कितना है, 4 है, तो 4/40 क्या गया, 10 हर्ट्ज इसका आंसर हो गया दोस्तों, 10 हर्ट्ज। ये देखो गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है दोस्तों, गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने हैं, ये क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड लिया कि आपको समझ आए। 180 दिया है इसमें गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम टेकन 3 मिनट दिए, जिसको उन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है 180, ठीक है। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाली, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम टेकन, ठीक है। तो 180 नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, तो 180 ही क्या थे, इसमें टाइम था सेकंड, तो ये आ गया 1 हर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज बाय यूजिंग। अब इसमें टाइम पीरियड भी बोला है इसमें निकालने को, जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया है। हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही बोली थी, तो इसलिए हमारे को सीधा फार्मूला लगाना था। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड नहीं, टाइम, ठीक है। तो यही वाला टाइम टेकन, टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड अलग चीज़ है, टाइम टेकन अलग चीज़ है, ठीक है।
तो ये है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है 180, टाइम टेकन इसने कितना लिया 3 मिनट 180 सेकंड मतलब 180, तो 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना हो दोस्तों, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड इजिकल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 डाल दिया फ्रीक्वेंसी की जगह तो 1 सेकंड, टाइम पीरियड भी क्या आ गया इसका 1 सेकंड। टाइम पीरियड का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसीज पास हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है 1 सेकंड में, वो हो गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया कि टोटल टाइम, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जैसे 40 ऑक्सीलेशन हुए तो 40 ऑक्सीलेशन के लिए टोटल टाइम कितना लगा, जैसे 4 मिनट लगा, 3 मिनट लगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए जितना मिनट टाइम लगा वो टाइम टेकन हो गया। और टाइम पीरियड हो गया कि एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में कितना टाइम लगा। ठीक, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से फ्रीक्वेंसी को पास होने में कितना टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो दोस्तों, टैप वाटर भी कंडक्टर बेस्ट है, डिजिटल वाटर भी, डिजिटल वाटर नहीं सॉरी रेनी वाटर भी, सी वाटर भी। डिजिटल वाटर तो पहले ही कैंसिल कर दो, इसमें तो मिनरल्स, डिजिटल वाटर तो पहले ही क्लीन कर देते हैं मिनरल निकाल के, तो ये तो नहीं होगा। रेनी वाटर, सी वाटर एंड टैप वाटर, इनमें से दोस्तों ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ये भी और ये भी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसके तीनों आंसर होने चाहिए, परंतु अगर स्पेसिफिक अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा ये आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सही आंसर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से सी वाटर में सबसे ज़्यादा, अगर इनको स्पेसिफिक चुनना ही है कि सबसे ज़्यादा ही इनमें से किसका है, तो सी वाटर होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें मिनरल्स और नमक की क्वांटिटी भी उसमें ही ज़्यादा होती है। तो सी वाटर आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, अगर हम क्या बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सही आंसर लिखिए कि क्या सही आंसर हो सकता है। अगर आपका उसका प्रूफ भी है तो वो भी दे, तो मैं आपका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। देखो जो प्लेन मिरर होता है, मैं आपको पहले बता दूं, प्लेन मिरर होता है जो कैसी इमेज फॉर्म करता है, एक तो सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़ोगे ना, तो सेम साइज की जो इमेज फॉर्म करता है वो, ठीक है, सेम साइज होता है, एस लिख लिया मैंने, इसमें सेम साइज। दूसरा हो जाता है इसमें देखिए वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि जब रियल इमेज होती है तो रियल इमेज क्या होती है, उल्टी होती है, पर उसमें सीधी इमेज बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, आपको दाया कंधा बाएं जगह बाएं साइड दिखेगा, बायां कंधा दाएं साइड दिखेगा। लैटरल इन्वर्टेड बनाता है, सेम साइज की बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है, तो दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, तीनों मैंने इसमें सेलेक्ट है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका सही है कौन सा गलत है। तो देखो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, रियल इमेज नहीं बनाता दोस्तों, लेटर इन्वर्टेड बनाता है। तो साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, नहीं दोस्तों, सेम साइज का बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट तो बनाता ही नहीं। जहाँ भी अगर आपको इरेक्ट आ रहा है, अगर कहीं सीधी इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल होगी, और जहाँ आपकी इमेज उल्टी आ रही है, ठीक है, अपराइट आ रही है, उल्टी आ रही है, तो वो इमेज कैसी होगी, वो होगी आपकी रियल इमेज के साथ। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और जो वर्चुअल जो सीधी इमेज बनती है, जो इरेक्ट बनती है, वो वर्चुअल होती है। तो ये बात ध्यान रखना। और शीशे के सामने जब आप खड़ते हो तो शीशा आपको सीधी इमेज दिखाता है। इसका मतलब क्या है, जब सीधी इमेज दिख रही है तो वो रियल इमेज तो नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, और सेम साइज की दिखाता है शीशे आपको इमेज, और लेटरल इन्वर्टेड दिखाता है, मतलब दायां कंधा बाएं, बायां कंधा दाएं। तो ये बात ध्यान रखना आपने। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखो मैंने आपको बताया, जहाँ इमेज क्या है, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वहाँ वर्चुअल इमेज होगी हमेशा वो। तो मैंने बोला कि जो प्लेन मिरर है वो सीधी इमेज दिखाता है, इसलिए क्या है, वर्चुअल होगी उसकी इमेज। ये सही है दोस्तों। ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मैंने बोला सेम साइज ऑब्जेक्ट होती है, जैसे आप खड़ते हैं आपको उसी साइज का दिखाता है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब दायां कंधा बाएं दिखाता है। तो ये तीनों क्या है, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे बात करें,
द एंगल ऑफ द डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज़्यादा होती है दोस्तों? तो मैं आपको ये केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, केमिस्ट्री में जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर कराया था, वेवलेंथ जिस जो था वो पार्टिकल नेचर वाला 15 या 14 वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये कराया था कि किसकी कितनी डेविएशन होती है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर। तो विबग्योर आपको याद रखना है, विबग्योर। इसमें याद रखना है कि क्या मैक्सिमम जो डेविएशन कौन करेगा, जिसकी क्या सब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो रेड की क्या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और विबग्योर जो वॉयलेट है, इसकी क्या वेवलेंथ कम होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन शो करेगा वो करेगा जिसकी वेवलेंथ कम है, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगा, ठीक है, वॉयलेट इसका आंसर है दोस्तों। आगे बात करें, अ मैन हाइट 1.6 मीटर wish see his full image in plane mirror, the minimum height of the mirror needed to be this purpose। अच्छा, ये बोला कि एक आदमी 1.6 मीटर ऊंचाई का समतल दर्पण और अपने पूरी छवि देखना चाहता है, तो उसे उद्देश्य के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों उसके लिए जो मिनिमम देखने की उद्देश्य के आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, मिनिमम उसकी हाइट क्या होनी चाहिए उसके मिरर की? तो दोस्तों मिनिमम हाइट उसको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो हाफ होनी चाहिए। जैसे कि 1.6 मीटर बोला इन्होंने, एक आदमी इतना लंबा है, तो इसकी हाफ कितना है? 1.6 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गया 0.8। तो इसका आंसर डी है। हमेशा ध्यान रखना, बस आपने 2 से डिवाइड करना है, आधा मतलब हाफ इमेज। इसका भी एक प्रूफ है, पूरा प्रूफ है वो, उसमें मत जाइए। सीधा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को भी अपनी इमेज पूरी देखनी है तो उसकी मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए शीशे की, वो होनी चाहिए हाफ, जो जितनी हाइट है उसकी हाफ होनी चाहिए। 1.6 इसकी हाइट है, तो टाइप 2 से डिवाइड कर दो तो 0.8 आ गया। तो डी इसका आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं। An object is 5 cm in length placed at the distance of 20 cm। देखो दोस्तों, therefore the angle of minimum deviation will be greater of the color light having the minimum wavelength among the given option। the violet color of the light has the minimum wavelength। violet कलर की कितनी है? मिनिमम वेवलेंथ है। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन। अब मैन, ये वाला हमने क्वेश्चन कर दिया 74। अब आ जाते हैं, देखिए दोस्तों, ये इसकी पूरी एक यहाँ प्रूफ करता है कि पूरा जो इसकी कितनी है, हाफ होनी चाहिए। परंतु आपको इतना ही ध्यान रखिए कि जो उसकी हाइट है व्यक्ति की, जिसको भी अपनी पूरी इमेज देखनी है, उसकी जो हाइट है उसका हाफ होती है, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, ठीक है, वो हाफ होता है उसकी हाइट का। अब आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी सूरज के आसपास परिक्रमा करते हैं वो उसके सोलर सिस्टम के पार्ट है। चाहे वो एस्ट्रॉइड है, ठीक है, वो चाहे सैटेलाइट है, चाहे वो कॉम्पैट है, ठीक है, वो सारे उसके आसपास घूमते हैं, वो उसके पार्ट है। परंतु जो कंस्टेलेशन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो में बता चुका हूँ, सोलर सिस्टम वाले में। वो प्लेलिस्ट में चाहिए केमिस्ट्री की, वहाँ आपको मिल जाएगा, अलग से उसकी वीडियो है, सोलर सिस्टम, ठीक है, क्लास 8th का टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो वहाँ पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो जो कंस्टेलेशन है, ठीक है, जो कंस्टेलेशन है ये होते हैं, ये किसके क्या होते हैं? तारे होते हैं। ये बहुत सारे तारे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनाते हैं, जैसे ध्रुव सप्तऋषि, ठीक है, बिग डिपर। तो ये क्या होता है? एक ही जो इमेज बनती है सप्तऋषि के, ये नाम है, डिफरेंट नाम है, बिग डिपर, बिग बियर, कुछ इस तरीके से नाम है, सप्तऋषि के नाम है। तो वो आप तारों से बनते हैं ये इमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बनती है, जैसे सप्तऋषि हो गई। तो ये सब क्या है? ये क्या है? सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूरज के आसपास नहीं घूमते, ये तो बहुत दूर है सूरज से भी कहीं। तो ये इसका आंसर होगा सी। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स मैथ की बनी हुई है, केमिस्ट्री के कंटेंट की बनी हुई है, प्रीवियस ईयर की बनी हुई है, मैथ की बनी हुई है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं अभी तक। आगे चलते हैं। ये देखो सर, सन इज़ द कैस्ट्रियल बॉडी। कैस्ट्रियल बॉडी क्या होती है?
जो भी आपको आसमान में दिखती है वो कैस्ट्रल बॉडी होती है। सन एंड द कैस्ट्रल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम अ सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है कि जो उसके अराउंड घूम रहा है। इट कंसिस्ट अ लार्जर नंबर ऑफ बॉडीज सच अ प्लैनेट, कॉम्पैक्ट सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड इज द meteors. Constellation are the group of the stars and appear from the recognition shape, and constellation not a member of the solar system। तो ये member of solar system नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि द टू पोजीशन एक्स एंड वाई टेक 10 मिनट एंड 10 आवर एंड 12 आवर टू रिस्पेक्टिव टू ट्रैवल फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद। अब इनको क्या है दोस्तों, दो गाड़ी वाले हैं, मान लीजिए उनको बेंगलोर से हैदराबाद जाना है और एक ले रहा है 10 आवर्स, एक ले रहा है 12 आवर्स। तो ये पूछना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आप एकदम से देख के तो बोल दो कि जी 12 वाले की एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है। नहीं, ये कम है इसकी 12 वाले की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या ज़्यादा टाइम ले रहा है। ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये कम स्पीड से चल रहा है, कम स्पीड से चल रहा है, कम स्पीड से लग रहा है। अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये कम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अगर ये 12 आवर ले रहा है पहुंचने में सेम डिस्टेंस को, और ऊपर वाला है आपका 10 आवर ले रहा है, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, जिसका टाइम कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई। तो इसमें क्या है, एक्स की वेलोसिटी कम है वाई से, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज द इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाई। एक गलत है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज द लेस देन द वाई। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ऑफ वाई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन ऑफ वाई। देखो एवरेज वेलोसिटी जो एक्स की है वो मोर देन वाई है, या वी कैन नॉट कंपेयर देयर वेलोसिटी। देखो ए भी वी कैन कंपेयर हम कर सकते हैं, ये भी गलत है। कंफ्यूज होंगे आप इसमें। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ऑफ वाई। तो देखो एवरेज वेलोसिटी एक्स की लेस देन नहीं है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी टाइम कम ले रहा है तो स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। तो एवरेज वेलोसिटी एक्स की इज लेस देन वाई, नहीं, लेस नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई। एक्स की वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो 10 घंटे ही ले रहा है, वो एक्स ले रहा है सिर्फ 10 घंटे, वाई ले रहा है आपके 12 घंटे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी क्या है, टाइम कम है। जिसका टाइम कम है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपस में, तो इसका आंसर होगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो मैंने इसका एक ये क्वेश्चन नहीं सेम पर एग्जाम्पल ऐसा ही है। इफ अखिल टेक 10 आवर एंड संतोष टेक 12 आवर टू ट्रैवल चेन्नई फ्रॉम हैदराबाद, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अखिल इज मोर देन द संतोष। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। तो दोस्तों कम जिसने टाइम लिया उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अखिल इज मोर देन ऑफ द संतोष। ठीक है, तो ये ट्रू है दोस्तों, क्योंकि अखिल 10 घंटे में पहुंच रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, द यूनिट ऑफ द इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। देखो यूनिट ऑफ द इम्पल्स होती है वो किसके समान होती है, वो लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो किसके बराबर होती है, इम्पल्स इज द चेंज इन द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम ऑफ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इसकी जो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब ही क्या है पहले समझिए, चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज मोमेंटम में आया है। ठीक है, तो ये डेल पी। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर द सेम द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे चलते हैं दोस्तों। द मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ढंग से पढ़ते हैं कि मास ऑफ 1 kg इज एक्टेड अपॉन a force of 1 Newton starting from rest, how much is distance covered by the mass in 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपके पास कितना दिया है, 10 सेकेंड। कितना दिया है, 10 सेकेंड। मास दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, सॉरी मास दिया है आपके पास 5 kg, क्या बुक कर रहा था मैं। ठीक है, और इसमें जो फोर्स लगी आपकी 1 न्यूटन, फोर्स लगी 1 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, और टाइम है 10 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। अब दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें। इसमें निकालना क्या है पहले ये पता कीजिए। मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाउ मच इज डिस्टेंस कवर। आपको निकालना है डिस्टेंस।
डिस्टेंस निकालना है। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये हमारे काम आएगा कि हम तीनों में लगा, मतलब हमारे मास भी आ जाए, डिस्टेंस भी आ जाए, फोर्स भी आ जाए, टाइम भी आ जाए। कौन सा फॉर्मूला है ऐसा? देखो, फोर्स आपको पता है कि क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको एक और फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले मैंने कराए हुए हैं, ये वीडियो अभी ये वाली वीडियो नहीं, फिजिक्स में है ये। ठीक है, डिस्टेंस, तीन फार्मूले आपके, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, तो ये तीन फार्मूला इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो इसका फार्मूला है वो है यू टी स्क्र प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू टी एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो दोस्तों अगर आप इसमें यू भरोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। हाफ ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता करना है यहाँ पे, टाइम आपको पता है 10 की स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, मास अपॉन फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन फोर्स आपको 1 न्यूटन दी है, मास आपके पास 5 kg दिया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/5, एक्सेलरेशन आ गया आपका 1 न्यूटन और ये है 1.5। अब फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, हाफ ए टी स्क्र। तो इसमें यू टी तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। ठीक है, बोला है इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 1/5 और टाइम की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/5 1/5। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10, 2 बार खोल दिया, 5 दूना 10, तो ये 2 आ गया इधर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 10 बचा। सिर्फ इसमें क्या बचा, 10 बचा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10 मीटर। क्या होगा आंसर, 10 मीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन किया है, एक बार मैंने अपने हाथ से करा दिया। अब देखिए, देखो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, कौन सा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को एक तरफ ले गए, फोर्स डिवाइड बाय मास आ गया, तो आपने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन में वैल्यू डाली तो 1/5 आ गई। ठीक है, नो वी दैट द, ये वाला हमारे को इक्वेशन पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए एक्सेलरेशन हमारे को निकाल दिया है हमने ऊपर से, टाइम आपका 10 सेकंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इक्वेशन में डालो इसे 1/2, आपने ए एक्सेलरेशन क्या है 0.5 या 1.5 लिख सकते हैं आप इसे, जैसे मैंने लिखा था 10 इंटू 10 खोल दिया। आपने इस तरीके से लिख सकते जैसे मैंने लिखा था आप ऊपर, एस इज इक्वल टू 1/2 1/5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, ये 10 बच गया, तो 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ हमको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। देखो दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, ML0T-2 इज द फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, यही फार्मूला दोस्तों, ML0T-2। therefore the surface dimensional formula represent as M1T-2। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। A light and heavy body have equal kinetic energy which have the greater momentum। देखो, light and kinetic body, light and heavy body have equal kinetic energy which has the greater momentum। देखो kinetic energy पहले होता क्या है, 1/2 mv² होता है, mv² होता है। ठीक है, 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लाइटर एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लाइट की भी सेम एनर्जी है और काइनेटिक इसकी भी सेम है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि विच हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है, जिस क्या आप इसको दोनों m से डिवाइड भी कर दो, m से गुना भी कर दो। ठीक है, तो 1/2 m²
वी स्केयर डिवाइड बाय एम, तो 2m बन गया। आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम, तो आपने यहाँ डाल दिया एम p और स्केयर है तो p का स्केयर कर दिया, डिवाइड में आ गया 2m आपके। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, p स्केयर डिवाइड बाय 2m, ये बनी। अब आप देखोगे इसमें रिलेशन क्या बनता है काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो आप सीधे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन विद मास। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, मान लो यहाँ भी सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है, परंतु मास क्या है, जिसका मास, ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, और जिसका मास कम होगा उसकी जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो किसका ग्रेटर मोमेंटम है इसमें, किसका ग्रेटर, द हैवी बॉडी हैव ग्रेटर मोमेंटम, हैवी बॉडी हैव ग्रेटर मोमेंटम। क्यों, देखो मैंने समझाया आपको कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आपका क्या बन गई थी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम बन गई थी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम बन गई थी, ठीक है। तो अगर आप इस 2m को इधर ले जाओ तो 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो ये आपस में क्या हो गए थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गए थे, सॉरी मैंने पीछे गलत बोला, इन्वर्सली हो गए थे, क्योंकि अगर आप देखो इस तरह से आगे ना, ये अगर आप इसको बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो मोमेंटम घटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। देखो कैसे, फिर से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2m इक्वेशन आई, ठीक है, 2m इक्वेशन आई। अब आपको ब्रैकेट के पर ले जाने पड़ेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर। अब ये आ गया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, आगे क्या, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, सॉरी, और मास घटाओगे तो मोमेंटम घटेगा। तो ये आपका होगा, अगर हैवी बॉडी है तो मास ज़्यादा है तो उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, मास कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट है इधर। आगे चलते हैं, देखो if a light body and a heavy body have the same momentum, then the lighter body will have the more kinetic energy, since the velocity has to make up for its lighter mass. Since kinetic energy inversely proportional to the mass, hence the lighter body will have more kinetic energy. ये केस किसका है दोस्तों, अब ये मैंने क्यों लिया है, देखो ये एक और क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, इसी तरह से कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये जो ये क्वेश्चन है, देखिए एक तो था ऊपर वाला क्वेश्चन, अब ये है लाइटर एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। ऊपर क्या था, इक्वल काइनेटिक एनर्जी थी। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको इकट्ठे लिए हैं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ है द लाइटर बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ था इक्वल काइनेटिक एनर्जी। और नीचे वाला क्वेश्चन है लाइटर बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है। अब अगर इक्वल मोमेंटम होगा तब क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, तो विच वन हैज़ अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किस, अब देखो इसमें जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, ठीक है। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मास, अगर मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और जो पीछे वाला जो केस था, जिसमें जो पीछे वाला केस था ये वाला, लाइटर बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैव इक्वल मोमेंट। देखो इसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यही लग रही है दोनों में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। देखो काइनेटिक एनर्जी इसमें ये तो कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, सॉरी इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या है, इसको इस तरफ ले जाइए, 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। जो अगर बॉडी मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, घटाओगे तो मोमेंटम कम होगा, ठीक है। और ये वाला केस है जिसमें लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, तो इसमें क्या करोगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो इसमें क्या हो गया,
इसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गई मास के। अगर मास बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये केस मैंने दोनों आपको साथ ले लिए कि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जी सर या बिल्कुल कुछ भी लिख दीजिए कि हाँ जी सर मुझे कंफर्म हो गया, तो मुझे खुशी मिलेगी। आगे चलते हैं। A man pulls a bucket out of the well by means of a rope. The work done by the gravity is। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम क्या है कुएं से पानी खींच रहे हैं विद हेल्प ऑफ बकेट एंड रोप। तो ये बोल रहा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन ग्रेविटी कैसी कर रही है, देखो हम रोप खींच रहे हैं ऊपर की ओर, ग्रेविटी लगती है नीचे की ओर। ठीक है, हमेशा ग्रेविटी कैसे लगती है, नीचे को लगती है, और हम खींच रहे हैं उसे ऊपर की ओर रोप को, जो बाल्टी हम कुएं से निकाल रहे हैं। तो अब ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रही है, हम ऊपर को खींच रहे हैं, ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव होगा वर्क डन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक। देखो सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक बोल रही है मिनट की सुई को, सेकंड हैंड क्लॉक बोल रही है मिनट की सुई को। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी उसकी, देखो दोस्तों एंगुलर क्या होगी, स्पीड क्या होगी उसकी। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, आपको पता है कि जो एंगुलर स्पीड बोल रहे हैं, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे को पहले पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी करती है। तो देखो अब एक सुई है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करती है, अगर यहाँ से चली तो यहाँ से पूरा घूमेगी वो, तो वो क्या करेगी, और ये एक पाई, देखो ये होता है पाई, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल। जब ये पूरा घूमेगी तो ये कितना का 360 डिग्री का एंगल बनाती है, पूरा घूम पर 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि एंगुलर स्पीड बोला इसमें निकालने को ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं आप कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया 2 पाई, क्योंकि ये पूरा 180 का चक्कर लगाया इसने, और टाइम कितना लिया इसने, सेकंड हैंड की सुई कितना टाइम लेती है एक चक्कर लगाने में, जो आपकी मिनट की सुई होती है वो कितना लगाती है, 60 मिनट लगाती है वो। ठीक है, 60 मिनट लगाती है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है सेकंड इनवर्स में। ठीक है, सेकंड इनवर्स में, तो आप क्या करोगे, 2 पाई को कन्वर्ट, 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। आपको क्या है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको गुना कर दो फिर से 60 से, क्योंकि मिनट में तो पहले ही है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 60 से फिर से गुना कर दिया आपने। तो ये आ गया 2 पाई इज इक्वल टू 3 6 36 और 3600 आ गया। इससे इसको काट दो, तो पाई डिवाइड बाय 1800 आ गया, पाई बाय 1800 रेडियंट सेकंड इनवर्स, रेडियंट सेकंड इनवर्स, तो पाई बाय 1800 रेडियंट सेकंड इनवर्स आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अ मैन पुल अ बकेट आउट ऑफ द एज, हमने कर दिया दोस्तों, नेगेटिव वर्क डन होगा इसमें। अब आता था एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी रिलेटेड टू, इनका क्या रिलेशन आपस में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसकी पूरी इक्वेशन मैं आपको कहाँ कराऊंगा, वैसे भी आपको ये वैसे उससे पूरी इक्वेशन से कैसे ड्राइव किया है उसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ इसके आंसर की। तो एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो रिलेटेड है वो है सी। ठीक है दोस्तों, सी, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर सी पढ़ लीजिएगा, ये वाला आंसर। आगे चलते हैं। 4 डिग्री गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडिएचर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ। तो देखो इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, जिसका हमें कोई काम नहीं है, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑब्जेक्ट दिया है कि कितना दूर है, ये 20 सेंटीमीटर दूर है। एंड द कन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर सी है वो 30 सेंटीमीटर है, और आपको पता है कि जो कर्वेचर का हाफ होता है वो फोकल लेंथ होती है, तो ये आ जाएगी 15। ठीक है, और आपको निकालनी है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं।
देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, परंतु इसमें माइनस का साइन लगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो मिरर है वो कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर है। मिरर चाहे कैसा ही हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, लेंस हो चाहे कुछ हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, इस तरीके से जैसे आपका ये है, अब आपके जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यहीं रखा जाता है। जो स्टैंडर्ड रूल बनाया है एनसीईआरटी ने, रख तो आप कहीं भी सकते हो परंतु यहीं रखते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या होती है? नेगेटिव नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव होती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। उसका फोकल लेंथ, ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उसके केस में सारी इमेजेस कहाँ बनती है? उसके केस में सारी इमेजेस कहाँ बनती है? आप एक्सटेंड करते हो, आप आप एक्सटेंड करते हो तो इस साइड को उसकी सॉरी दोस्तों, हाँ, एक्सटेंड करते हो तो आपकी सारी इमेज इस तरफ को बनती है, ठीक है। ठीक है, छोटी साइज़ की बनती है, बिल्कुल डिमिनिश्ड बनती है, तो इस साइड को बनती है। तो इसलिए क्या है? फोकल लेंथ हमने ली है पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए दोस्तों। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज h 5 सेंटीमीटर। जो साइज ऑफ इमेज होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इस तरह से जैसे आपका लेंस है, इस तरह से आपका लेंस है, तो साइज ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो इस तरह से होती है ऊपर, और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होती है वाली, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका मिरर फार्मूला में। जो मैंने आपको बताया कि मिरर फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका मिरर फार्मूला। इसमें u की वैल्यू डाल दीजिए -20, v की वैल्यू 1/v और 1/50, मतलब f की वैल्यू 15 डाल दिया आपने। अब v इसका एक तरफ ले जाइए, मतलब 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, ठीक है। 15 चौके 60, तो 4 प्लस 20 तो आ जाएगा 7/60, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू? 1/v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7/60। अब इसको उल्टा करोगे, अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा 60/7। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 60/7, जिसको आप आगे करोगे तो 8.157 सेंटीमीटर आएगी, जो आपका आंसर है 8.157 सेंटीमीटर। 8.57 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द, ये आपने कर दिया दोस्तों। व्हाट इज द सोलर एनर्जी ड्यू टू? देखो, सोलर एनर्जी और सोलर से जो भी जितने भी रिएक्शन होगी वो फ्यूजन का कारण होगी। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी वो। हमेशा देखना, सोलर होगी या सोलर पैनल या कुछ भी, कोई सी भी सोलर से रिलेटेड होगी, या सन में कौन सी होती है? फ्यूजन होती है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी। अच्छा दोस्तों, आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ द कार बिकम 3 टाइम देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम। देखो ये क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार अगर 3 टाइम है तो पहले तब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब स्पीड, अगर इसकी स्पीड 3 टाइम्स है तो क्या करोगे आप? 1/2 m, इसकी जगह 3 टाइम डाल दो तो 3v²। अब देखो 1/2 m 3v²। अब आपने 3v² डाल दिया तो 1/2 m, 3 टाइम इसको खोलोगे तो क्या आएगा? 3 टाइम 9 v², तो 9 हाफ mv²। सेम, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 9 टाइम्स आ गई, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और आगे 9, तो 9 टाइम्स आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, यही किया हुआ है इन्होंने, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट होती है न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हो आप इसको, ऊपर ले गए तो इनवर्स बन गया, न्यूटन मीटर इनवर्स। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम द क्लॉक, एक क्या है क्वेश्चन है? पेंडुलम की लंबाई कम होने, अच्छा, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिक्रीज देन लेंथ ऑफ पेंडुलम द क्लॉक इज डिक्रीज। क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन दोस्तों ढंग से नहीं आया है। अगर पेंडुलम की लंबाई कम होती है तो क्लॉक इज डिक्रीज, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम द क्लॉक इज डिक्रीज, इट इज। देखो दोस्तों, इसका अगर जनरल कॉन्सेप्ट जो मुझे याद है
कि अगर कोई भी पेंडुलम है उसकी लेंथ, जैसे पेंडुलम ये है और आप इसकी लेंथ क्या कर देते हो, कम कर देते हो, ठीक है, लेंथ कम कर देते हो, तो उसका जो कम होने जो पेंडुलम है ना वो क्या है, जल्दी जल्दी क्या है, जल्दी जल्दी फास्ट मूव करेगा। तो क्या हो जाएगा, वो गो फास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर पेंडुलम की साइज डिक्रीज़ कर जाता है तो वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, यूज़फुल लग रही है आपको ये वीडियो, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या कंटेंट लाऊं इसमें, ठीक है। कल मैं आपको 2019 का जो जून वाला पेपर है वो डाल दूंगा, ठीक है, और अगले दिन 2019 जून वाला, उसके बाद 21 वाला पेपर। और धन्यवाद दोस्तों कि आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। अपने चैनल दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कर दीजिए और सब्सक्राइब लास्ट तक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।